हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 10 नवंबर 2023। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। जिसको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप सभी को अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों को। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 इसे जो है इको ऑस्कर भी कहते हैं। इको ऑस्कर मतलब यह पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है यूके यानी ब्रिटेन का एक फाउंडेशन है जिसका क्या नाम है? प्रिंस विलियम रॉयल फाउंडेशन। इसके द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी घोषणा कहाँ की गई है? दिया जाता है प्रिंस विलियम फाउंडेशन के द्वारा, लेकिन घोषणा कहाँ की गई है? तो सिंगापुर में इसकी घोषणा की गई है। इस बार जो है पर्यावरण के 5 नवाचार को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 5 नवाचार को यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जिनमें से 2 भारत के हैं और बाकी 3 जो है ये बाहर की कंपनी है। ठीक है, तो 2 भारत की कौन कौन सी है? S4S प्रौद्योगिकी पहला ये है और दूसरा है बोमित्रा। पहला S4S प्रौद्योगिकी और दूसरा है बोमित्रा। तो इस बार जो है पांच नवाचार को यह पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र 2 भारत की कंपनी को दिया गया है और 3 विदेशी कंपनियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी घोषणा सिंगापुर में की गई है, लेकिन दिया कहाँ जाता है? प्रिंस विलियम रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नंदिनी गुप्ता को। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल ज्योति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो केरल ज्योति पुरस्कार 2023 यह दिया गया है पद्मनाभन जी को। नेक्स्ट है, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है वहीदा रहमान को। याद रखना, ये 53वें क्रम का इन्हें दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सेकंड, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपेनहेगन में आयोजित हुआ है। अब देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था इसके 14वां संस्करण आयोजन हुआ है, जो कि हर तीसरे साल पर इसका आयोजन किया जाता है। अब की बार 14वें क्रम का इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था की थीम है यातना और अन्य व्यवहार इसकी इस बार थीम है। इसमें जो है भारत की तरफ से कौन सम्मिलित हुए थे? तो भारत की ओर से श्री अरुण मिश्रा जी इसमें सम्मिलित थे, जो कि NHRC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14वें संस्करण का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो कोपेनहेगन में। इसको आप याद रखें। मानव का सम्मेलन कहाँ हुआ? ऐसे छोटा सा ट्रिक बनाना, मानव का सम्मेलन कहाँ हुआ? कोपेनहेगन में। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि अरुण मिश्रा जो NHRC के अध्यक्ष हैं, अब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ा देते हैं, जिससे आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। NRC यह संवैधानिक संस्था है या वैधानिक? तो यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह वैधानिक संस्था है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी एक्ट 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एक्ट कितना था? तो NHRC का एक्ट कितना है? तो 1993 एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना होती है। और किस समिति की सिफारिश पर? तो समिति की सिफारिश है रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा जी। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है कि 10 दिसंबर को जो हम राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ब्लेचले घोषणा पत्र यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था यूके इंग्लैंड में, जो कि संबंधित था AI की सुरक्षा से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी प्रकार की भविष्य में कोई हानि ना हो, इसके लिए जो है मीटिंग हुई थी। ब्लेचले एक स्थान है यूके में, वहाँ पर
इससे संबंधित सुरक्षा की बात कही गई थी, इसलिए ब्लेचले घोषणा पत्र यूके में होता है एआई की सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 27वें क्रम का विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था प्राग में, जो कि चेक रिपब्लिक की राजधानी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? इसकी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था यूएई में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है तीसरा, 37वां राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल का पहली बार आयोजन कब किया गया था, और 36वें और 37वें इन 3 राष्ट्रीय खेलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम हुआ था 1924 में, और कहाँ हुआ था? यह हुआ था लाहौर में। और 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गुजरात में। इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था सावज। और पहला स्थान किसे मिला था? तो सर्विसेज को पहला स्थान 36वें राष्ट्रीय खेल में मिला था। अब 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में देखते हैं। तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गोवा में। और इसका शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किए थे पीएम मोदी जी। और किस स्टेडियम में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है इसका शुभारंभ किए थे। और समापन किसने किया था? तो भारत के जो उप राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका समापन किया था। और किस स्टेडियम में? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जो है इसका समापन किए थे। और 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो इसके शुभंकर का नाम था मोगा। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी गेट सेट गोवा, इसकी थीम थी। और पहला स्थान इसमें किसे मिला है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ने टोटल जो है 228 पदक जीते हैं, जिनमें 80 गोल्ड है। इसको आप याद रखेंगे। और दूसरा स्थान किसे मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है सर्विसेज को। और तीसरा स्थान मिला है हरियाणा को। ठीक है, तो 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर सर्विसेज और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। इसको आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र ने जो है 80 गोल्ड जीता है, टोटल 228 पदक। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 48। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? तो 24 रैंक थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंक 4th थी। और एशियन गेम्स में भी भारत की रैंक 4th ही थी। पैरा एशियन में भारत की रैंक कितनी है? तो 5 रैंक है। ठीक है, 5th नंबर पर भारत है। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कौन सा पदक भारत ने जीता था? तो भारत ने जीता था कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में, याद रखना। और एशियन गेम्स 2022 के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे PR सिरजेस। एशियन गेम्स के समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक PR सिरजेस थे। एशियन गेम्स 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो एशियन गेम्स 2022 में हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है 4, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेकिंग यूनिवर्सिटी को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। अब देखते हैं QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यह जारी किया गया है। इसमें जो है पूरे विश्व के जो है 856 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किसके शामिल हुए हैं? तो भारत के कितने 148 विश्वविद्यालय भारत के इसमें शामिल हुए हैं, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखते हैं लेकिन पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है पेकिंग यूनिवर्सिटी को, जो कि कहाँ का यूनिवर्सिटी है? यह चीन का यूनिवर्सिटी है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि टॉप 50 में भारत के 2 यूनिवर्सिटी हैं। पहले स्थान पर कौन सा है टॉप 50 में? तो पहले स्थान पर है भारत का IIT बॉम्बे। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो IIT दिल्ली। ये भारत के टॉप 50 में 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं। और टोटल कितने शामिल हैं? 856 में। तो टोटल 856 यूनिवर्सिटी में भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल है। इसको भी अब याद रखेंगे। लेकिन QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ का है? चीन का है। नेक्स्ट अब देखते हैं एडिल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची में 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यानी परोपकार यानी दान करने में पहला स्थान
किसे मिला है, तो दान कौन करेगा, परोपकार कौन करते हैं, शिव करते हैं, शिव भगवान। तो इसे आप याद कर सकते हैं। परोपकार की सूची में पहला स्थान किसे मिला है, तो शिव नादर जी को। नेक्स्ट है नाइट फ्रैंक के टाइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो यह मिला है मनीला को। ठीक है। नेक्स्ट है ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को रैंक मिला है 47। प्रश्न जो है 5 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है, तो ओलंपस AI मॉडल का संबंध हो जाता है अमेजॉन से। ठीक है। ओलंपस AI मॉडल यह जो है अमेजॉन का AI आधारित भाषा मॉडल है। मतलब इस पर जो है विभिन्न प्रकार की भाषाएं आप बोल सकते हैं। जिसको जितनी भाषा आती है वो उस बारे में मतलब उससे संबंधित वह जानकारी आपको अवेलेबल करवा देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओलिपस AI मॉडल जो है किसके काउंटर में लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है GPT-4 को, यह टक्कर देगा। ठीक है। ओलिपस AI मॉडल GPT-4 को टक्कर देगा। और GPT-4 किसका है, तो यह है ओपन AI का। ठीक है। ओपन AI ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया था, तो यह लॉन्च किया था चैट GPT। ठीक है। तो चैट GPT इसमें आप इसमें मतलब मैसेज से आपको रीड करने के लिए इसमें आपको मिल जाएगा मैसेज से। ठीक है। तो इसमें आप जब कुछ लिखेंगे तो ये लिखकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसमें रिप्लाई कौन सा देगा, तो उसमें ओपन AI का देगा GPT-4, या आपको रिप्लाई देगा मुंह से, और चैट GPT के माध्यम से आपको SMS से पढ़ना पड़ेगा, मैसेज से पढ़ना पड़ेगा। तो चैट GPT को टक्कर देने के लिए ओलपस AI मॉडल किसने लॉन्च किया है, तो अमेजॉन ने लॉन्च किया है। ठीक है। अब देखते हैं IBM और AWS की इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित हुई, तो इसका मतलब कहाँ स्थापित हुई है, तो यह बेंगलुरु में स्थापित हुई है। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नाइपर का उद्घाटन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हूस कहाँ लॉन्च हुई है, तो हूस लॉन्च हुई है इंडोनेशिया में। या चीन के जो प्रोजेक्ट है BRI के तहत जो है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हूस का लॉन्च कहाँ हुआ है, तो हूस लॉन्च हुआ है इंडोनेशिया में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया जाता है, तो आयुर्वेद दिवस 2023 मनाया जाता है 10 नवंबर को। इसको आप याद रखेंगे। आयुर्वेद दिवस यह 8वें क्रम का है और यह जो है मनाया जाता है धन्वंतरी के जन्मदिन पर। ठीक है। यानी कि धनतेरस के दिन यह मनाया जाता है, और आज जो है अब की बार धनतेरस पड़ा है 10 नवंबर को, तो यह धनतेरस को मनाया जाता है, चाहे वह किसी भी तारीख को हो। अब की बार जो है तारीख कौन सा पड़ा है, तो 10 नवंबर को आयुर्वेद दिवस 8वां मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद इसकी थीम है। इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 7 नवंबर को। नेक्स्ट है कि डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है, तो डायबिटीज दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। और विश्व पुरुष दिवस भी जो है कब मनाया जाता है, तो पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट है संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। याद रखेंगे। अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यातक प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है, तो पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किसने दी है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्यात प्रोत्साहन नीति यह पहली बार महाराष्ट्र की जारी की गई है, मतलब महाराष्ट्र ने जारी करा है। और किसने जारी किया है, तो महाराष्ट्र के जो CM है एकनाथ शिंदे जी ने इसने लॉन्च किया है, मतलब इसने मंजूरी दी है। और इसमें कहा गया है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इसमें जो है यह जो है 5 साल के लिए इसको 5 साल के लिए मंजूरी दी गई है, यानी 2023 से लेकर 27-28 तक 5 साल तक यह
मंजूरी प्रदान किया जाएगा इसका, और इसमें लक्ष्य रखा गया है निर्यात को जो है 150 बिलियन तक ले जाने के लिए। निर्यात को 150 मिलियन तक ले जाने के लिए 5 साल के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसको आप याद रखेंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो पहली बार मंजूरी दिया गया है किसी राज्य के द्वारा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है जाम रानी बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है यूके यानी उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है असम में। युवा मितान परिवहन योजना कहाँ शुरू किया गया है? यह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। आपको जहाँ पे मितान मिले आप उसको छत्तीसगढ़ ही लगा देना, ठीक है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो वंदन योजना प्रारंभ की गई है यूपी सरकार के द्वारा। लावणी नृत्य कहाँ किस राज्य का है? तो यह है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 8, हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक कहाँ हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं इंडस एक्स यह एक निवेशक बैठक है। इसमें कौन भाग ले रहा है? तो इंडस देखें, इंड अस यानी इंडिया और यूएस यानी इंग्लैंड जो है पहली बार इस बैठक में भाग ले रहा है। इंडिया यूएस की पहली बैठक है जिसे क्या कहते हैं? निवेशक बैठक कहते हैं। और यह बैठक कहाँ हुई थी? यह बैठक हुई है नई दिल्ली में। इसमें जो है क्या बात करी गई है? तो इसमें बात करी गई है रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करना। रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए इंडस एक्स निवेशक बैठक कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पांचवा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुई है? तो यह भी यहीं पर बैठक हुई है। इसी के साथ साथ जो है इसका भी बैठक हुआ था। तो 2+2 बैठक इसके साथ होती है, भारत और अमेरिका के साथ हुई है। और इसको आप याद रखेंगे, यह मंत्री स्तरीय बैठक है, 5वें क्रम का है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है 4th G20 वित्त मंत्रियों और इस सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई? तो यह मराकेश में हुआ था। नेक्स्ट है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? 2023 का जो तीसरा संस्करण है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में, जो कि तीसरे क्रम का था। और मुंबई में ही एक और बैठक हुई थी, ग्लोबल फिनटेक समिट की भी बैठक मुंबई में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बर्लिन में। नेक्स्ट और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन यह शुरू किया गया है किसके लिए? समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए। और किसने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने, जो कि वहाँ के सीएम कौन है? स्टालिन साहब, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। और इस डॉल्फिन को संरक्षण कहाँ देंगे? तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में डॉल्फिन को संरक्षण देना इसमें बात करी गई है, ठीक है। तो मन्नार बायोस्फीयर में डॉल्फिन को सुरक्षा दिया जाएगा। इसकी घोषणा किसने करी है? स्टालिन साहब ने, जो कि वहाँ तमिलनाडु के सीएम है। इसको आप याद रखेंगे। अभी जो है कुछ दिन पहले ही रिवर डॉल्फिन पर एक समझौता हुआ था, जिसके लिए एक घोषणा पत्र साइन होता है, जिसका क्या नाम है? बोगोटो घोषणा पत्र। बोगोटो जो है किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। सॉरी, यह जो है कोलंबिया की राजधानी है। बोगोटो जो है किसकी राजधानी है? तो कोलंबिया की यह राजधानी है। यहाँ पर जो है बोगोटो घोषणा पत्र हुआ था किसकी संरक्षण के लिए? तो जो रिवर डॉल्फिन है उसकी संरक्षण की बात कही गई थी। इसमें एशिया और साउथ अमेरिका के देशों ने भाग लिया है, जो कि समुद्री तटों के किनारे जो देश हैं उन्होंने इस बोगोटो घोषणा पत्र में भाग लिया है। भारत के 4 देश हैं। एशिया की तरफ से जो है 4 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान। इसमें नेपाल, 4 देश जो है एशिया के शामिल हैं। और बाकी जो है अमेरिका के, साउथ अमेरिका के देश शामिल हैं। और टोटल कितने देश हैं इसमें भाग लिए हैं? तो इसमें जो है 11 देशों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाई जाती है? तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, क्योंकि 5 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को। ठीक है। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले कार्तिकेय मुरली का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है, कार्तिकेय मुरली का संबंध है तमिलनाडु से। यूके यानी इंग्लैंड ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ शुरू करी है? तो यह तमिलनाडु में शुरू करी है। और प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है तमिलनाडु में। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। और 9 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एक्ट के तहत जो है, मतलब अधिनियम एक्ट के तहत 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना की जाती है। ठीक है। एक्ट कब का है? नालसा का एक्ट है 1987 में, लेकिन स्थापना कब होती है? तो 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना करी जाती है। नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है नालसा का फुल फॉर्म होता है। इसलिए राष्ट्रीय कानूनी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 नवंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।